हाय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने आपको फर्स्ट वीडियो प्रोवाइड किया था, जिसके अंतर्गत हमने आपको ये बताया था कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसे कहते हैं, बिंदु आवेश किसे कहते हैं, बिंदु सोर्स क्या होता है, पॉइंट चार्ज किसे कहते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने आपसे डिस्कस किया था कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं, यदि पॉजिटिव सिंगल चार्ज आपके पास है, एकल धन आवेश है, तो विद्युत बल रेखाएं कहाँ से निकल के कहाँ समाप्त होती हैं, इन सब चीज़ों पे हमने आपसे डिस्कस किया था। लेकिन हमने आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा दिया नहीं था, उसमें हमने बहुत सारी बातें आपसे डिस्कस की थी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। तो आज इस लेक्चर में हम बातचीत करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डिफिनीशन क्या होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लगे हाथ हम आपसे डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है या किसे कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होता है उसको डिराइव किया जाएगा और कुछ न्यूमेरिकल के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा। डिफिनीशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे इसे। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है E=F/Q0 या फिर E=F/Q, जहाँ Q0 क्या होता है, जो Q0 होता है ये एक तरह का टेस्टिंग चार्ज होता है, यूँ कह लीजिए परीक्षण आवेश होता है। जनरली जो परीक्षण आवेश होता है, जो टेस्टिंग चार्ज होता है, उसे पॉजिटिव माना जाता है। ठीक है, तो कहीं कहीं E=F/Q0 भी होता है, E=F/Q भी होता है। ठीक, अब इसी फार्मूले के आधार पे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डिफिनीशन को बनाएंगे। तो परिभाषा बनाने से पहले हम आपको विथ एग्जाम्पल पहले इसको समझाएंगे, उसके बाद परिभाषाएं हम खुद ब खुद बनाएंगे। ठीक है, तो समझिएगा। सबसे पहले ये मान लीजिए आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ऐसे इस तरह आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ये जो दिशा है, आप देख पा रहे हैं, जो नोक है इसकी, ये दिशा को बता रही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। सपोज करिए इसके अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज +Q रखा गया है। तो आपको हमने बताया था पिछले वीडियो में कि यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी विद्युत क्षेत्र के भीतर कोई भी पॉजिटिव चार्ज यदि होगा तो उस पर जो फोर्स अप्लाई होता है उसकी जो दिशा होती है वो विद्युत क्षेत्र की ही दिशा में इस पर फोर्स अप्लाई होता है। यानी इस पर जो फोर्स लगेगा F=QE, वो भी विद्युत क्षेत्र की ही तीव्रता की दिशा में लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे +Q चार्ज पहले से है, तो परिभाषा में होता क्या है कि हम कोई टेस्टिंग चार्ज लेके आते हैं, कोई परीक्षण आवेश को लेके आते हैं। सपोज ये जो परीक्षण आवेश है ये B बिंदु पर सिचुएटेड है यानी स्थित है, और जो ये प्लस चार्ज है ये मान लीजिए इसके अंदर कहीं A बिंदु पर स्थित है। विद्युत क्षेत्र के अंदर A बिंदु पर कोई पॉजिटिव चार्ज पहले से ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब यदि इस टेस्टिंग चार्ज को यानी परीक्षण आवेश को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के भीतर किसी पॉइंट के अंदर लेके आना चाहेंगे, तो जाहिर सी बात है जब +Q0 को हम इसके अंदर लेके आएंगे तो ये जो +Q चार्ज है ये Q0 पर एक फोर्स अप्लाई करेगा, क्योंकि प्लस में क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो इस वाले को यानी Q0 को B बिंदु से A बिंदु तक लाने में हमें इसके विरुद्ध कुछ न कुछ बल लगाना पड़ेगा कि नहीं, आप ही सोच के बताओ। इस Q0 को A बिंदु पर लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध हमें कुछ न कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, कुछ न कुछ बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब दो सजातीय आवेश होते हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण लगता है। तो ये वाला इस वाले को ढकेलेगा दूर की तरफ, लेकिन हम ज़बरदस्ती चाह रहे हैं कि इस वाले को इसके भीतर लेके आएँ। तो जब इसके भीतर लेके आएंगे तो जाहिर सी बात है इसको यहाँ पर इस विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में कुछ न कुछ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो परिभाषा कैसे बनाएंगे कि विद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक परीक्षण आवेश को
Q0 को कितना मान लेंगे 1, क्योंकि जब भी डेफिनेशन बनाते हैं तो जो डिनोमिनेटर पार्ट होता है यानी हर वाला जो वैल्यूज होता है उसको 1 मान लेते हैं। उस केस में E F के बराबर आ जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक परीक्षण आवेश को किसी बिंदु तक लाने में जो बल लगाना पड़ता है उस बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। याद नहीं हुआ, एक बार फिर से समझो। मैं ये कह रहा हूँ कि ये आपका वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर आपको क्या लेके आना है, कोई यूनिट चार्ज लेके आना है, कोई धन परीक्षण आवेश को लेके आना है। तो लेके आने में प्लस Q चार्ज को यहाँ पे लेके आने में कोई न कुछ तो बल लगेगा। जो बल लगेगा उस बल को इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। अब आपके सामने एक और प्रश्न उठेगा कि सर यदि ये प्लस Q चार्जेज है, ऐसा भी तो हो सकता कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पहले से कोई नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो। ऐसा भी हो सकता कि इसके अंदर कोई नेगेटिव चार्ज पहले से प्रेजेंट हो। उस केस में क्या होगा, क्या फिर भी फोर्स लगाना पड़ेगा? तो दो सिचुएशंस बन सकते हैं, दो संभावनाएं बन सकती हैं। यदि इसके अंदर पहले से नेगेटिव चार्ज रखा गया तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, यानी F बराबर जो QE होगा उसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के विपरीत होती है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यदि इस डायरेक्शन में है तो इस वाले चार्ज पे जो फोर्सेज अप्लाई होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अब इसके अंदर कोई टेस्टिंग चार्ज आप यहाँ पे लेके आ रहे हैं तो ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, तो यहाँ पे फोर्सेज लगाना यानी काम करने के लिए जो टेस्टिंग चार्ज को लेके आना पड़ेगा आपको इस इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर। उसमें क्या होगा कि ये दोनों प्लस और माइनस है तो ऑटोमेटिकली ये इसे अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ऑटोमेटिकली ये प्लस और माइनस है तो इनके बीच में जब इसे यहाँ पे लेके आओगे तो प्लस और माइनस में अट्रैक्शन होगा, तो यहाँ पे फोर्सेस खुद प्राप्त हो जाएगा, मतलब स्वतः काम हो जाएगा, हमें करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो परिभाषा कैसे बनाएंगे इसी बात से आप समझ के देखो, डेफिनेशन अपने से बना सकते हो। इसी वजह से मैंने इतनी बातें आपको काफ़ी बताया। यदि मैं चाहता तो डेफिनेशन 1 मिनट में लिख देता और आप आसानी से उसको रट लेते, लेकिन रट्टा मार वाली बात तो हम करते नहीं। इसी वजह से मैंने आपको एग्जाम्पल की सहायता से इसको समझाने की कोशिश की, डेफिनेशन याद करने के लिए कि एक वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक परीक्षण आवेश को किसी बिंदु तक लाने में जो बल लगाना पड़ेगा या जो बल लगता है उस बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो डेफिनेशन हम लिख रहे हैं, आप इसे याद कर लीजिएगा। देखिए मैं परिभाषा लिख देता हूँ। वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक धन परीक्षण आवेश को लाने पर उस पर जो बल लगता है, उसे उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये राशि कैसी है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका बीमा क्या होता है, ये सारी बातें हमने आपको पिछले वीडियोज़ में बता दिया है। ठीक है, हालांकि ये राशि वेक्टर है यानी सदिश है और इसका जो मात्रक होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वो न्यूटन बटा कूलाम होता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। परिभाषाएं आपको उम्मीद करता हूं कि आसानी से याद हो गई होगी। इसके बाद आगे बात करते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो लिखिएगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या होता है उसे लिखिएगा। हेडिंग लिखिएगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र। इंग्लिश में बात करें तो इसे कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, जैसा ही नाम है वैसे ही डिफिनीशन है। एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब होगा
कि जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण और दिशा प्रत्येक बिंदु पर समान हो तो उसे कहते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र। देखो समझो, ये जो लंबाई हम दिखा रहे हैं, ये जो लेंथेज आपके सामने है, ये जो लेंथ है, ये यदि एक समान है और जो तीर की नोक है, जो तीर की नोक है, ये तीर की नोक जो लंबाई होती है वो परिमाण को बताती है, तीर की जो नोक है वो दिशा को बताती है। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र जो होता है उसमें यही कहा जाता है कि जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण और दिशा प्रत्येक बिंदु पर समान हो और उनके बीच का जो डिफरेंसेस हो, जितनी भी हम लाइन खींचें, यदि इनके बीच का जो मैग्नीट्यूड है यानी परिमाण है वो आपस में बराबर हो और दिशाएं समान हो, उनकी लंबाइयां बराबर हों, तो उसे कहते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र। एक बार फिर से परिभाषा समझो, हम आपको उदाहरण से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखो मैंने 3 लाइन ड्रा की है ऐसे, ये जो लाइनिंग है ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इंडिकेट करती हैं। इसमें जो लेंथ है ये परिमाण को बताती है, नोक इसकी दिशा को बताती है। तो यदि हम कहें कि ये देखो इस तरह से कुछ लाइनिंग है ऐसे, क्या ये जो लाइनिंग आपके सामने दिखाई दे रही है क्या ये एक समान वैद्युत क्षेत्र को बता रही है? तो जवाब होगा जी नहीं, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र नहीं है, ये असमान वैद्युत क्षेत्र है। कहेंगे कैसे जानेंगे? तो एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में या एक समान वैद्युत क्षेत्र के केस में शर्त होता है कि जो भी वैद्युत बल रेखाएं होंगी हमारे पास, वो वैद्युत बल रेखाएं का परिमाण और दिशा एक समान होना चाहिए। जितना लेंथ यहाँ पे इस वाले का है उतना तो यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, उतना यहाँ भी दिखाई दे रहा है, बट अंतर क्या है कि ये दोनों का डायरेक्शन सेम है बट इसका जो डायरेक्शन है ये अलग है। इस वजह से ये वाला जो फिगर आपके सामने दिखाई दे रहा है ये एक समान वैद्युत क्षेत्र को नहीं बता रहा है। कहेंगे यदि सर ऐसे होगा तो ये असमान वैद्युत क्षेत्र है। ये क्या है? असमान वैद्युत क्षेत्र है। ये असमान वैद्युत क्षेत्र का चित्र है। कहेंगे ऐसे होगा तब सर, तो इस केस में भी एक समान वैद्युत क्षेत्र नहीं है। क्यों? यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की लंबाई है, ये जो वैद्युत बल रेखा है, ये वैद्युत बल रेखा की जो यहाँ पे लेंथ है वो लेंथ यहाँ नहीं है। शर्त है कि वैद्युत बल रेखा का जो परिमाण होना चाहिए और जो दिशा होनी चाहिए वो समान होनी चाहिए, तभी वो होगा एक समान वैद्युत क्षेत्र, अन्यथा नहीं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि लेंथेज यहाँ पे जितनी है उतनी यहाँ पे नहीं है। तो ये भी फिगर किसका है? असमान वैद्युत क्षेत्र का है। असमान वैद्युत क्षेत्र का है। कहेंगे यदि इस तरह का है तब, ऐसा है तब, तो इस केस में आप देख रहे हैं कि जितनी लेंथेज, इन तीनों की लेंथेज सेम है और तीनों का डायरेक्शन सेम है और इनके बीच जो परिमाण है वो हर जगह हर एक बिंदु पर आप निकालेंगे। किसी भी बिंदु पर आप चेक कर लीजिए, यहाँ सब जगह जो दूरियाँ इनके बीच की वो आपस में क्या है? इक्वल हैं। तो इस बात का मतलब क्या है? ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं ये क्या हैं? समान है। तो इसको क्या कहेंगे? एक समान वैद्युत क्षेत्र। परिभाषित कैसे करेंगे वो परिभाषा हम आपको बताते हैं अभी। ये जो फिगर है ये एक समान वैद्युत क्षेत्र का फिगर है। परिभाषा कैसे बनाएंगे? वैद्युत क्षेत्र की एक समान वैद्युत क्षेत्र को डिफाइन कैसे करेंगे? तो मैं डिफिनीशन लिख देता, इधर डिफिनीशन लिख देता हूँ ताकि आप इसे समझ पाएँ। फिगर में इरेज करता हूँ और परिभाषा लिख देता हूँ, ठीक है? देखो, जब वैद्युत बल रेखाओं की दिशा एवं परिमाण वैद्युत बल रेखाओं की दिशा एवं परिमाण प्रत्येक बिंदु पर समान हो तो उसे एक समान वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, अन्यथा असमान। ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको तो परिभाषा बतानी है वो तो एक समान की ही बतानी है, ठीक है? तो यदि वैद्युत बल रेखाओं की जो दिशा है और उनका जो परिमाण है, परिमाण कहेंगे, परिमाण कैसे जानेंगे सर? ये वाली जो लंबाई है ना वो परिमाण को बताती है। तो ये जो उसकी लेंथेज है और उनका जो डायरेक्शन है, यदि वो सेम है तो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और नहीं है तो असमान है, ठीक है? अब हम आपसे पूछ रहे हैं
कुछ चीज़ें फिगर बना के आप बताइएगा कि ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है या फिर असमान वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है और आप हमें बताइए इन चारों फिगर्स में, या 2-3 फिगर हम बनाते हैं, आप बताइए कि ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है या फिर असमान है। ये पहला फिगर है और ये दूसरा फिगर है। ठीक है, और यहाँ पे फिगर नंबर 3 बना देते हैं। इधर कहाँ बना दें, चलिए यहाँ बना देते हैं। फिगर नंबर 3 यहाँ बना देते हैं। ठीक है, चलिए 3 फिगर है आपके सामने। इन तीनों फिगर्स को आप देख के हम ये बताने की कोशिश करिए कि इन तीनों में कौन सा एक समान वैद्युत क्षेत्र है और कौन सा असमान है और क्यों है। तो आप कहेंगे सर पहला वाला जो फिगर आपके सामने दिखाई दे रहा है ये असमान वैद्युत क्षेत्र को बता रहा है। हम कहेंगे कैसे, तो आपका जवाब होगा कि सर यहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं पास पास हैं, यहाँ पे वैद्युत बल रेखाओं के बीच की जो डिस्टेंसेस है वो क्या है, कम है। यहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं पास पास हैं और यहाँ पे देखा जाए तो वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं, काफ़ी दूर दूर हैं। तो हमने परिभाषा क्या लिखा था कि जो वैद्युत बल रेखा होंगी उनका जो परिमाण होगा और उनकी जो दिशाएं होंगी वो एक ही तरफ होना चाहिए और उनका जो परिमाण होना चाहिए वो समान होना चाहिए। तो आप गलती क्या कर बैठोगे, आप कहोगे कि सर जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये भी तो दिखाई दे रहा है और उतना बड़ा ये भी दिखाई दे रहा है। तो ये एक दूसरे के केवल और केवल जितनी बड़े हैं उसी को देख के नहीं बताना कि ये जितना बड़ा है और डायरेक्शन यदि सेम है, दोनों का लेंथ सेम है तो ये एक समान हो गया। नहीं, इनके बीच का आपको डिफरेंसेस भी देखना है, अंतर भी देखना कि यदि एक समान होगा तो हर जगह गैपिंग कहाँ आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। यहाँ पे गैपिंग कम है या और इधर गैपिंग बढ़ती जा रही है, यानी कुल मिला जुला के ये एक समान नहीं है। एक समान होता तो हर जगह क्या आता, अंतर सेम आता। ठीक है, तो ये कैसा है, असमान वैद्युत क्षेत्र बता रहा है। ये क्या बता रहा है, असमान वैद्युत क्षेत्र को बता रहा है। और ये वाला ये भी असमान है, क्यों, क्योंकि इसमें लेंथ तो सबके सेम दिखाई दे रहे हैं बट दिशा एक की गड़बड़ है। यदि इसकी दिशा इधर होती तो एक समान वैद्युत क्षेत्र हो जाता और दिशा की वजह से ये क्या है, ये भी असमान वैद्युत क्षेत्र को बता रहा है। ये भी क्या बता रहा है, असमान वैद्युत क्षेत्र को बता रहा है। यहाँ पे पूछेंगे तब, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि तीनों का जो लेंथ है वो सेम है, तीनों के बीच का परिमाण जो होगा वो भी आपस में क्या दिखाई दे रहा है, सेम ही दिखाई दे रहा है। किसी भी बिंदु पर आप चेक कर लीजिए, कहीं पे भी पॉइंट पे आप चेक कर लीजिए। तो ये क्या बता रहा है, ये समान वैद्युत क्षेत्र को बता रहा है, यानी एक समान, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र को बता रहा है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे एक समान और असमान में डिफरेंसेस क्या होगा। असमान में या तो परिमाण या फिर दिशा कोई एक बदल जाएगा तो वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, यानी असमान वैद्युत क्षेत्र होगा। यदि दोनों आपस में बराबर होंगे और उनके बीच का अंतर हर जगह समान होगा तो वो आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके बाद हेडिंग लिखिएगा, इसके बाद बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, कैसे डिफाइन करेंगे। तो इसका जो निगमन है बहुत टफ नहीं है, बेहद ही आसान है। इसका जो मतलब निगमन है वो बहुत टफ नहीं है, इजी है। कैसे करेंगे आइए समझते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो मान लेंगे ये कोई पॉइंट होगा,
जिसका कुछ भी नाम है, लेट सपोज पॉइंट का नाम ए मान लेते हैं सॉरी, इस ए पॉइंट पर, ए पॉइंट से स्मॉल आर डिस्टेंस पर, स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई बिंदु है, लेट सपोज वो पॉइंट्स पी है, और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि कोई चार्ज प्लस क्यू यहाँ रखा है, ऐसा कल्पना कर लेते हैं। तो इस ए बिंदु पर जो जिस पे प्लस क्यू आवेश पहले से सिचुएटेड है, रखा गया है, यहाँ से स्मॉल आर दूरी पे कोई बिंदु पी है, कोई बिंदु पी है जहाँ पे कोई टेस्टिंग चार्ज Q0 है। अब Q0 को हम कहीं से लेके आएंगे, ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ से जहाँ से भी लेके आएंगे, ये इधर कहीं होगा, वहाँ से हम Q0 को कहाँ लेके आएंगे, इस P पॉइंट पे लेके आएंगे, ठीक है। परीक्षण आवेश है भाई, टेस्टिंग चार्ज है, इसको हम दूर वैद्युत क्षेत्र के बाहर से कहीं लेके आएंगे। इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर कोई पॉइंट P है जो कि A से R दूरी पर है, और इसी पॉइंट पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो जैसा कि आपको पता है कि यदि प्लस क्यू आपके पास है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्जेज रखा गया है, तो प्लस क्यू के कारण इस पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हम दिशा पूछेंगे तो आपको पता है धन आवेश से दूर होता है, यानी इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वो लाइक दिस होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धन आवेश से दूर होती है और ऋण आवेश की ओर होती है। अब बात समझिएगा, तो बात करेंगे कि कैसे इसको डिराइव करें, पॉइंट चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये मानेंगे कि माना कोई परीक्षण आवेश Q0 ए बिंदु से स्मॉल r दूरी पर स्थित है, जहाँ पे बिंदु P है। प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा A से दूर की ओर होगी। अब यहाँ ये सोचने की बात होगी कि यदि मेरे पास दो चार्जेज हैं तो कूलाम का नियम अप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। तो कूलाम का नियम तो होगा भाई, कूलाम ने तो यही बताया था कि यदि दुनिया में कहीं भी दो चार्जेज आपके पास दिखाई देते हैं, चाहे वो लाइक हो या फिर अनलाइक हो, यानी सजाती हो या फिर विजाती हो, उनके बीच अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स अप्लाई होता है अकॉर्डिंग टू कूलम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कूलम का लॉ भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे, कूलम का लॉ अप्लाई करेंगे। हमें पता है कि दो चार्ज हमारे पास हैं तो उनके बीच अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स अप्लीकेबल होगा, लगेगा। यदि दो चार्जेज हैं, लाइक चार्जेज होंगे तो रिपल्सन फोर्स लगेगा, और यदि अनलाइक चार्जेज होंगे तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है। तो हम मानते हैं कि माना कोई परीक्षण आवेश Q0 बिंदु A से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर स्थित है, A बिंदु पर प्लस Q आवेश है, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा A से दूर होगी। समझ पा रहे हैं? इन चीज़ों को आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, ये कोई रटने की बात नहीं है। हमने क्या लिखा है, हमने कुछ तो नहीं लिखा है। मैंने मान लिया है कि माना कोई परीक्षण आवेश Q0 है जो बिंदु A से कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है, और उस किस बिंदु पर स्थित है, तो P बिंदु पर स्थित है। A बिंदु पर प्लस Q आवेश पहले से स्थित है, तो वही तो लिखा है। बिंदु A पर आवेश प्लस Q आवेश है, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो इससे दूर होगी, ठीक है। तो हम लगाते हैं A बिंदु पर कूलम का लॉ, यानी कूलम के नियम से, यहाँ लिख देते हैं कूलाम के नियम से, यहाँ लिख देते हैं कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या है कि यदि दो चार्जेज हमारे पास हैं
प्रकृति में, तो उनके बीच या तो अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन फोर्स अप्लाई होगा। तो हमें दो चार्जेज मिले हैं, उनके बीच की डिस्टेंसेस पता है, तो कूलम्स लॉ के हिसाब से फोर्स इनके बीच लगेगा। वो फोर्स कितना होगा वो निकालते हैं। तो कूलम का नियम है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। Q1 का मतलब है प्लस Q और Q2 का मतलब है Q0 अपन बीच की डिस्टेंसेस का स्क्वायर R स्क्वायर। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसे क्या मान लेते हैं? समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं एट पॉइंट P पर। ठीक है, कि P पर जब हम इसको लेके आए हैं कहीं दूर से P पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र के भीतर, तो कितना यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा वो पता करते हैं। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ठीक है, तो हमें फार्मूला याद है, E इज इक्वल टू होता है F/Q0, E इज इक्वल टू F/Q0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो हम इसे ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। तो E बराबर होता है F/Q0। आपने F का वैल्यू अभी भी निकाला है, इसे यहाँ पे रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 अपान के R स्क्वायर, और पूरे के बटा में क्या होगा? Q0। पूरे के बटा में क्या होगा? Q0 होगा। तो यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे तो Q0 से Q0 क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। Q0 से Q0 क्या हो जाएगा? भाई कट जाएगा। तो जो फार्मूला आएगा वो आएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर। ये आएगा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर। इसमें R क्या है? R दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, और Q क्या है? A बिंदु पर जो आवेश आपका पहले से था वो है, और E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका एच ए कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू कितना होता है? जिसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹ ठीक है, तो ये था बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन।